आदमी पवन अग्रवाल जी, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर पवन अग्रवाल जी लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के आचार्य हैं। आपके लगभग 28 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव है और प्रोफेसर पद पर यह अनुभव है, वैसे उनका अनुभव इससे ज्यादा है। उनके जो प्रकाशित ग्रंथ हैं वो 16 हैं, इसमें 5 मौलिक हैं और 11 जिनका संपादन उन्होंने किया है। संपादित और निर्देशित पत्रिकाएं लगभग 10 हैं, बुकलेट 4 हैं, पाठ लेखन 3 हैं, प्रकाशित शोध पत्र 36 हैं, पुस्तक का लेख 16 हैं, रेडियो दूरदर्शन वार्ता जो है 11 हैं। उनका शोध अनुभव जो है लगभग 25 वर्ष का है। तो मैं ये समझती हूँ कि प्रतिभाएं जो हैं वो परिचय का मोहताज नहीं होती, मगर ये एक औपचारिकता थी, इसलिए मैंने उनका इतना परिचय यहाँ पर दिया। और यदि इनका परिचय और आगे देते चले जाएं तो शायद ये 20 मिनट जो उनको व्याख्यान देने के लिए दिए गए हैं ये भी कम पड़ जाएगा। तो मैं उनकी जो साहित्य साधना की यात्रा है वो बहुत लंबी है और तो उनका सबको पत्रों को यहाँ ना पढ़ते हुए आदरणीय डॉक्टर पवन अग्रवाल जी को ससम्मान आमंत्रित करती हूँ उनके व्याख्यान देने के लिए। नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही होगी आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है सर। शासकीय कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय सुस्तवा होशंगाबाद आज हमारी और साहित्य विषय पर प्रस्तुति आयोजित की गई है। चर्चा कर रहे डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर कामिनी जैन जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर A.N. चौबे जी, अतिथि वक्ता मेरे अत्यंत प्रिय मेरे भाई की तरह डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी जो मेदिया भोपाल से हैं, डॉक्टर दीपा दत्ता कुचेकर जी और इस कार्यक्रम के संरक्षक L.N. पाराशर जी, संयोजक डॉक्टर शीला ठाकुर जी, डॉक्टर मंजू मालवी जी और आयोजन सचिव डॉक्टर हिमांशु चौरसिया जी और मेरे वह सारे साथी जो कि आभासी दुनिया में हमसे जुड़े हुए हैं। मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने कहा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन हम सुनते चले आए हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। जब भी समाज में कुछ विशेष घटता है उसकी पदचाप साहित्य में अवश्य सुनाई पड़ती है। आप खुद देखें कि आज कोविड-19 ने इस प्रकार से समाज को प्रभावित किया है, इससे संपूर्ण मानव एवं मानवता आक्रांत हो चुकी है। न केवल भारत पर अपितु विश्व की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था जो है पूरी चरमरा गई है। ऐसे में अगर आप ये अपेक्षा करें कि साहित्य इससे अधूरा रह जाएगा या साहित्यकार इसको ध्यान नहीं देगा, तो शायद ये हमारी जो है कपोल कल्पना है, क्योंकि इस महामारी से अछूता रह जाना साहित्यकार और साहित्य के लिए संभव भी नहीं। आप भी देखें कि लॉकडाउन के दौरान डरी घबराई भीड़ को कभी आप भूले नहीं होंगे ना। आपको अभी भी याद होगा कक्षा 8 में पढ़ने वाली 15 साल की ज्योति 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपने पिता को मूल गांव पहुंचाती है गुरुग्राम से। दिमाग में होगा आपके स्टेशन पर पड़ी माँ के जो मृत माँ की देह है उसके पल्ले को बार बार खींचकर छोटी सी बच्ची देख रही होती है। जब ऐसी जो घटनाएं हैं ये हमारी आंखों में बस गई हैं, जो हम आम व्यक्ति हैं, तो साहित्यकार तो अत्यंत संवेदनशील होता है और उस संवेदना को कारण वह अपने समय से बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ सकता। पूरा इतिहास उठाकर देख ले, इतिहास गवाह है कि महामारी के कारण एक नहीं अनेक साहित्य की कृतियां समय समय पर आई हैं और उन्होंने की जो जिम्मेदारी है उसका उन्होंने निर्वाह किया है। मैं अपने वक्तव्य को 2-3 चीजों में बांटकर चल रहा हूं। मैं सोचूंगा 20 मिनट में पूरा करूं तो सूचनात्मक अधिक हो पाएगा। लेकिन चर्चा में करना चाहता हूं, एक तो हम लोगों को ये देखना होगा जब हम लोग महामारी की बात करते हैं उसमें प्राकृतिक आपदाओं को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप साहित्य को उठाकर देखेंगे तो साहित्य में अकाल, भूख इन पर अधिक लिखा गया है, लेकिन ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। इस कारण महामारी तो आ सकती है, लेकिन सीधे इनको महामारी कहना
मेरे विचार से संभव नहीं है। जब हम महामारी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामने कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिस बीमारी के सामने रखकर या जिस बीमारी के कारण हमारा पूरा समाज जो है प्रभावित हो रहा है। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो आपने एक नाम सुना होगा जिन्हें कि पश्चिमी औषध शास्त्र का जनक कहा जाता है, यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स का, जिन्होंने लगभग 2500 साल पहले अपना एक क्लासिक लिखा था उन्होंने, एयर्स वाटर एंड प्लेग्स। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप आज के समय में महामारी के समकक्ष एक एपिडेमिक शब्द सुन रहे होंगे जो कि महामारी का पर्याय है। तो आप ये देखेंगे कि इससे पूर्व मतलब पहली बार हिप्पोक्रेट्स ने ये चर्चा की थी कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी जो लगभग 412 ईस्वी पूर्व की है, कि पहली बार रोगों का संबंध जो है मौसम और खान पान से जोड़ा था। यानी किससे संबंध नहीं जोड़ा गया? यानी अगर आप देखें तो हमारे प्राचीन काल में हम ये मानकर चला करते थे कि जो भी कोई बीमारी आई है या जो भी कोई आपदा आई है उसके पीछे, उन रोगों के पीछे देवी का प्रकोप है। यानी कि देवी शक्तियां जो है हमसे रूठ गई हैं, इस कारण से वह ऐसी हम भक्तों को तंग करने के लिए वह चीजें उपलब्ध करा रही हैं। लेकिन वहीं पर आप ध्यान करें कि पहली शताब्दी में 70 से 100 ईस्वी के बीच में एक धार्मिक पुस्तक लिखी गई थी, न्यू टेस्टामेंट, जिसमें कि प्लेग का उल्लेख किया गया था और यह माना गया था कि प्लेग जो है वह ईश्वर का अभिशाप है। इसी प्रकार से ईसा पूर्व 8वीं सदी में कवि होमर से हम सभी परिचित हैं, उनकी इलियड और ओडिसी दोनों रचनाओं का नाम हम लोगों ने भली भांति सुना है। ट्राय का युद्ध हम लोग भूल नहीं सकते हैं और उसी युद्ध पर आधारित जो कथा इलियड की थी उसमें एक घटना आती है कि अपोलो का एक भक्त था जिसकी बेटी का अपहरण जो है वह यूनान का सम्राट आयोमेडान कर लेता है। अब बेटी का पिता बेटी के कारण सम्राट के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन सम्राट इतना निर्दय है कि वह उसकी बात नहीं सुनता और अंततः वह पिता जो है वह अपोलो जो वहां के देवता हैं उनकी शरण में चले जाते हैं और अपोलो क्रुद्ध होकर आगामेम्नन को सबक सिखाने के लिए यूनानी सैनिकों के लिए, क्योंकि सैनिक है, उसके लिए प्लेग भेजते हैं। यानी कि प्लेग जो है उस समय लग रहा है कोई शक्ति है, कोई दैविक शक्ति है, कोई हथियार है जिसका प्रयोग किया गया। जैसे अभी आप देखेंगे वुहान से कहा गया, अमेरिका ने बार बार ये कहा कि लगता है कि चीन ने जो है अपना प्रभुत्व विश्व पर जमाने के लिए ये वायरस जो है कोविड नाम का उसको जो है जानबूझकर फैलाया है। तो लगभग ऐसा ही लगता है कि अपोलो यानी जो देवता हैं वे अपने गणों को भेजते हैं कि यूनानी सेना को वे समाप्त कर दें और यूनानी सेना उससे बड़ी हाथाहाथ होती है और फिर जब वह पराजित महसूस करते हैं और यूनानी जनता और अपहरण की हुई लड़की जो है ईश्वर से प्रार्थना करती है कि प्लेग को वापस बुला। यानी मैं देखें कि मैं इसकी चर्चा इसलिए मैंने करी कि एक तो हिप्पोक्रेट्स हैं जो कि रोगों का कारण मानवीय मान रहे हैं और प्राकृतिक मान रहे हैं, जबकि उससे पहले की जो शताब्दी हैं वहां पर वह देवी प्रकोप माना जा रहा है। तो इस दृष्टि से मैंने इसकी चर्चा यहाँ पर करी। इसी प्रकार आप देखें कि सोफोक्लीज द्वारा 429 ईस्वी पूर्व एक नाटक रचा गया था, इडियस। उसमें थेबिस राय में प्लेग महामारी को एक देवी प्रकोप के रूप में ही दर्शाया गया था। राजा एपिडेक्स वास्तव में एथेंस के प्लेग के दौर की रचना है और इसके विवरण में हमें थ्यूसिडिडास द्वारा लिखा गया एक पेलोपेमेरिया युद्ध का इतिहास मिलता है, जहां से यह पुष्टि होती है कि वास्तव में इस प्रकार की घटना जो है वहां पर घटित हुई थी। इसी तरह आप देखें कि और आगे बढ़ते हैं, जब हम नई शताब्दी की ओर बढ़ते हैं तो ब्रिटिश लेखक डेनियल डेफो ने 1722 में ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर नामक किताब लिखी, जिसमें उसने 1665 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में जो प्लेग की बीमारी फैली थी, महामारी फैली थी, उसका विस्तार से चित्रण किया है और इसमें उसने कई तथ्य उल्लेखित किए हैं। और जब मैं इस कोविड-19 को देखता हूं तो उससे एक समानता दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको याद आएगा कि
ये कोविड-19 लगभग भारत में या विश्व में दिसंबर के माह में प्रारंभ हुआ था। जो ब्रिटिश लेखक डैनियल डेफो है, जब वे 1664 की बात कर रहा है, जो 1665 की किताब है, और 1664 दिसंबर में पहली बार प्लेग का वहां पर पहली मृत्यु होती है, लोगों को उसके बारे में मालूम पड़ता है। और फिर दिसंबर 1964 के बाद बसंत आते आते मृत्यु की दर में वृद्धि होने लगती है। आप देखें कि आपके यहाँ मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना है वह लगभग ऐसी ही स्थिति से गुजरा है। और ठीक जब वह अगस्त का महीना आता है तो अगस्त सितंबर के महीने में वह प्लेग की बीमारी अपने चरम पर होती है। हम भी इस स्थिति को देख रहे हैं। आप देखें कि रोज भारत की किस प्रकार से टेस्टिंग हो रही है और कैसे कैसे बीमारी के लोग निकलते चले आ रहे हैं। और फिर दिसंबर के आने के बाद वह धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगता है। मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूं कि शायद इस लंदन के प्लेग की तरह भारत का कोरोना भी जल्दी नहीं तो दिसंबर तक अवश्य जो है यहाँ से प्रयाण कर लेगा। और जब उन्होंने लंदन के विषय में लिखा तो जो स्थिति आज हमारे यहाँ है कि सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी है, बार में शराब नोशी बंद है, ढाबों पर खाना पीना बंद हो गया है, सराय में लोग रहने नहीं है, स्टेडियम पर पाबंदी लगा दी गई है, ये डैनियल लोगों का लिखा हुआ, डेफो का लिखा हुआ है। आप देखें कि आप भी आज इसी चीज देखिए का इतिहास, साहित्य जो है, साहित्यकार जो होता है वह बहुत आगे की भी सोचता है, समकालीनता भी है और एक ये कालजयी रचना भी है जो आज हमको लगभग 400 वर्ष बाद फिर से उन्हीं चीजों की ध्यान दिला रहा है। ऐसे एक पंक्ति उसमें आती है, लंदन वासियों के लिए सबसे घातक बात यह थी कि बहुत से लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे थे और वो गलियों में घूमते थे, सामान खरीदने के लिए भीड़ लगा लेते थे, जबकि उन्हें घर में ही रहना चाहिए था। आप भी आज देख रहे हैं जिस तरह से लॉकडाउन खुला और लॉकडाउन के बाद जिस तरह से लोगों ने जो है घर से बाहर निकलना शुरू किया और आज आप देखें कि यह महामारी किस प्रकार से और अधिक बढ़ती हुई आ रही है। तो यह बीमारी ऐसी थी कि जिसने कि हिंसक रूप से परिवार के परिवार, बस्तियों की बस्तियां निगल ली थी। लेकिन अभी हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें इस स्थिति का सामना ना करना पड़े। कामों की चर्चा भी मैडम ने आपके सामने की है, द प्लेग की चर्चा की है, जिन्होंने कि औरों शहर में जो प्लेग की महामारी का वर्णन किया था और जो उसका जो किस्सा को किरदार है डॉक्टर बर्नार्ड, उसकी बात को देखिए कि आज के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं वह भी लगभग उसी भाव से, डॉक्टर बर्नार्ड का जो भाव है, मुझे पता नहीं है कि मौत किस पल में मेरा इंतजार कर रही है और आखिर क्या होगा। अभी तो मैं बस यही जानता हूं कि लोग बीमार हैं और इन्हें इलाज की जरूरत है। शायद जो मोदी जी हमारे स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति अपना अभिवादन प्रस्तुत करते हैं, यही भाव उनको आदरणीय बना देता है कि लोग बीमार हैं, वे उन्हें अपने बीमार होने की चिंता नहीं है लेकिन लोगों की चिंता है। ये एक डॉक्टर का पेशा जो भगवान बनकर आता है वह हमारे सामने इस रचना में कामों में दिखाई पड़ता है। बाकी राजनीतिक प्रसंग वगैरह आदि अलग चीजें हैं, मैं उनको यहाँ पर नहीं, ये संवेदना की बात ही मैं करना चाहता हूँ साहित्यकार के रूप में। उसी तरह 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, हम सब जानते हैं, और दुनिया में लगभग 10 करोड़ लोगों को उसने हताहत किया था। भारत में लगभग 2 करोड़ लोग उस समय इससे प्रभावित हुए थे, जबकि आबादी हमारी केवल 33-34 करोड़ थी उस समय। आज हम 1 अरब हैं, 1 अरब 33 करोड़ हैं और इस समय हमारे मान लीजिए अभी हमारी मृत्यु दर है बहुत कम है, 2.3, 3.2 मृत्यु दर चल रही है और हम बेचैन हो रहे हैं। लेकिन आप देखें कि 1918 में किस तरह की स्थिति आई। और ये भी है कि आप देखें मन में प्रश्न भी आता है आखिर क्या कारण है कि 1918 में इतनी बड़ी बीमारी आई, इसकी चर्चा इतनी अधिक क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद पहला विश्व युद्ध का प्रभाव भी वहां पर था, क्योंकि पहला विश्व युद्ध जो है उसने फ्लू को थोड़ा कम करके लिखा गया, लोगों का ध्यान उस पर ज्यादा रहा और भारत में विशेष रूप से हम राष्ट्रीयता के लिए जूझ रहे थे तो इस ओर ध्यान हमारा कम गया। लेकिन रचनाएं नहीं हैं, हम ये नहीं कह सकते। और 1939 में एक लेखिका कैथरीन एन पोर्टर ने अपने उपन्यास पेल हॉर्स और पेल राइडर की जो किरदार मिरांडा है उसके बीमार पड़ने पर उसकी जो दोस्त एडम है उसकी बात सुनिए, कितनी बढ़िया बात कहती है और आज से उसकी तुलना करिए कि कोविड-19 के समय में ये बेहद बुरा दौर है। सभी थिएटर, दुकानें और रेस्तरां बंद हैं, गलियों में दिन भर जनाजे निकलते रहते हैं, रात भर एम्बुलेंस दौड़ती रहती है। मित्रों, थिएटर, दुकानें, रेस्तरां और एम्बुलेंस,
हम अभी भी देख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जनाजे हमको अधिक देखने पड़े, ये हमारी आकांक्षा रही है। इस तरह 21 सदी में अगर आप देखें कि 2002 में सॉर्स आया, 2012 में हमारा मर्स आया और 2014 में इबोला नामक वायरस ने जो है हमको प्रभावित किया था। मार्गरेट एटवुड ने 2009 में द ईयर ऑफ द फ्लड नाम से एक उपन्यास में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जिसमें एक महामारी के बाद इंसान कमोबेश पूरा खत्म ही हो जाए, लगता प्रलय की स्थिति की बात उन्होंने की है। लेकिन ये कल्पना है, ये हाइपोथेसिस यूटोपिया है, अभी हम उसको और बहुत ज्यादा ध्यान देने की स्थिति में नहीं है। चिली मूल की एक अमेरिकन लेखिका हुई है लिंग ने जो है 2018 में एक सेवरेंस नाम से उपन्यास लिखा था और ये न्यूयॉर्क में 2011 में शेन फीवर नामक महामारी आई थी, उससे प्रभावित होकर लिखा गया। ये कुछ विश्व की घटनाओं की मैंने चर्चा आपसे की है। भारत में भी या भारत के साहित्यकार भी पूर्णतः हमारे सजग रहे हैं। मैं केवल महामारियों पर आधारित साहित्य की बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक आपदाओं पर तो आपको लंबा मिलता है, चाहे तुलसीदास की बात करें या केदारनाथ सिंह की बात करें या उपन्यास में जयशंकर प्रसाद की बात करें, अमृतलाल नागर की बात करें, रांगी राघव की बात करें या प्रतिभा राय की बात करें, है ना। लेकिन धर्मवीर भारती, ये सब लोग हैं जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं पर अधिक लिखा। अगर छुटपुट बीच में घटनाएं चेचक आदि की आ गई हो तो ये एक सहज या एक स्वाभाविक वृत्ति के रूप में आई है। ये आप जाने कि भारत में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कोई महामारी रही है तो वो चेचक रही है। लेकिन चेचक साहित्य में आती तो है, लेकिन चेचक जो है वह हमारी लोक देवी बनकर शीतला माता के रूप में, दक्षिण में पेलोम्मा माता के रूप में वहां पर पूजी जाने लगती है। यानी कि वह सामान्य से उठकर एक अलौकिक सत्ता की चीज हो जाती है। और हमारा आज भी ये विश्वास बना हुआ है कि चेचक अगर हो तो हमें शीतला माता के चरण में जाना चाहिए। तो ये चीजें घटनाएं लोक में बहुत सारी व्याप्त हैं। एक साहित्यकार में अगर आप देखें तो कुछ रचनाओं की मैं चर्चा करूंगा। जैसे उपन्यासों पर देखें, अभी आपने कुल्ली भाट का नाम मैडम ने लिया है, कुल्ली भाट निराला का लिखा हुआ है जिसमें कि प्लेग की चर्चा की गई है ना। ठीक इसी प्रकार से एक उपन्यास है केशव प्रसाद मिश्र का जो 1965 में आया था, कोबर की शर्त, जिस पर नदिया के पार पिक्चर बनी थी। अभी आप भूले नहीं होंगे सचिन की और उसकी जोड़ी, बिल्कुल दिमाग से आपके निकली नहीं होगी। और जिस प्रकार उसकी भाभी की मृत्यु होती है और उपन्यासों की जब फिल्म तक पहुंचता है तो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन वो महामारी के कारण ही जो है वहां पर गांव में फैलती है, जिस कारण से गांव में बदलना वहां पर होता है, चर्चा वहां पर हम लोगों को मिलती है। ऐसी नरेश मेहता का एक 2 खंडों में आया था उत्तर कथा। उत्तर कथा का जो प्रथम खंड है, जो लोग मालवा के हमेशा परिचित होंगे, उसमें जो हैजा जो समय फैला था मालवा में, उसका एक हृदय विदारक चिन्ह जो है उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया है नरेश मेहता ने उत्तर कथा के प्रथम खंड में। पाहीघर कमलाकांत त्रिपाठी का 1991 में उपन्यास आया था जिसमें उन्होंने हैजा नामक बीमारी जो है उसके प्रति विस्तार से चर्चा करी है। हमारे बंगला के साहित्यकार शरदचंद्र, उन्हें हम हिंदी का भी मान लेते हैं चाहे अनचाहे, क्योंकि इतना अधिक पढ़ लिया है उनको, हिंदी में इतने अनुवाद हो चुके हैं, लगता ही नहीं है कि शरदचंद्र जो है बंगला के, लोग हिंदी के मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा एक ग्राहधा उपन्यास आया था जिसमें कि नोखा बिहार में जो प्लेग की महामारी फैली थी उसका जिक्र वहां पर आया। ये कुछ उपन्यास की मैं चर्चा करी है, क्योंकि समय मेरे पास बहुत सीमित है। तो अब मैं कुछ कहानियां आपके लिए बड़ी चर्चित कहानियां रही हैं। जैसे एक देखें कि मास्टर भगवान दास की कहानी थी प्लेग की चुड़ैल, 1902 में लिखी गई। आप इस कहानी को पढ़ लीजिए। मुझे लगता है जब टीवी पर वो दिखाते हैं कि वो जेबीसी से शव को खिसका रहे हैं या डंडे से जो है शव को नीचे धकेल रहे हैं, वैसे जो उसके वहां के उसके ठाकुर साहब की पत्नी बीमार पड़ जाती है और ठाकुर साहब ये समझते हैं बिना देखे, दूर से ही डॉक्टर ने जैसे कह दिया ना कि ये मर गया, इसको कवर में सील कर दो, तो मतलब कवर उसको पहना दो, जो आजकल हो रहा है कहीं कहीं ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, आप मीडिया पे देख रहे होंगे। तो बिना ये जांचे कि वो वास्तव में मरी है कि नहीं मरी है, ठाकुर साहब उससे बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन बच्चे को अपने को बचाने के लिए ठाकुर साहब जो है अपने नौकरों से कहते हैं कि जाकर इसको जो है जलाया, और नौकर जाते हैं वहां पे जलाते नहीं है, वो डर के मारे उसको जो है पानी में वैसे वैसे जल प्रवाह कर देते हैं। तो उसके बाद स्थिति ये बनती है जब वो पानी में पड़ते धीरे उसको होश आने लगता है। जब गांव में वापस आती है तो लोग उसको चुड़ैल कह कर उसको जो है पीछे उसके पड़ जाते हैं। और आप देखें मतलब ये अमानवीयता, मतलब आप देखें कि मानवीयता अमानवीयता रिश्ते और नाते इन सब के बीच में आपको किस प्रकार से एक नई
पूरी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी इस कहानी के अंदर। बहुत चर्चित कहानी है, पढ़िएगा जरूर एक बार। मैंने भी इसी आपके लेक्चर को मिलने के बाद ध्यान से पढ़ा है, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, है ना। इसी प्रकार से एक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी थी विभत्स, इसमें युद्ध ज्वर और इन्फ्लुएंजा जो बीमारी हुई थी उसकी चर्चा हुई। ये खास सुमेरा गांव में फैली थी, उस चर्चा उन्होंने करी है। एक है फणीश्वर नाथ की पहलवान की ढोलक, ये 11 दिसंबर 1944 को एक साप्ताहिक विश्वामित्र निकलता है उसमें छपी थी। और इसमें मलेरिया और हैजे से जो गांव में पीड़ित हो जाता है, तो एक और तो वह तो है ही है, लेकिन इसमें एक चीज और बहुत बड़ी है कि लोक कलाकार के अप्रासंगिक होने की घटना भी जुड़ जाती है। देखिए साहित्यकार उस महामारी से कहाँ अपने आप को जोड़ता है। तो मलेरिया और हैजा से गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन उन गांव के खाली होने से क्या हुआ कि हमारी जो सहज और एक स्वाभाविक जो हमारी जो स्पंदन है, हमारी जो आवाज है, हमारी जो गीत है, वे कई लुप्त होने लगते हैं। वो पहलवान की वह ढोलक जो है, पहलवान ढोलक बजाकर लोगों को ये आगाह करता है कि अभी भी हम जीवित हैं, कलाकार अभी भी जीवित है। लेकिन ये साहित्यिक जो उत्कृष्टता है वह दिखाई पड़ती है हम लोगों को। इसी प्रकार से अभी एक राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी आई थी, उर्दू की लिखी हुई कहानी है, क्वारंटीन। चर्चा आपने सुनी होगी, चर्चा इस बीच में काफी करी है लोगों ने, और जिसमें कि प्लेग की चर्चा उन्होंने करी है। तो वहां पर वो लिखते हैं जो आज की स्थिति है, देखिए हम और आप नहीं जानते कि जो क्वारंटीन में रह रहा है उसकी क्या दशा है, लेकिन साहित्यकार उसको आत्मसात करता है। वो लिखते हैं कि प्लेग तो खतरनाक था ही, मगर क्वारंटीन उससे भी ज्यादा खौफनाक था। लोग प्लेग से उतने परेशान नहीं थे जितने कि क्वारंटीन से। जो लोग होकर आए हैं ना, उसे पूछ के देखिएगा, त्रस्त है। अरे अकेले जो हम लोग मिलने जुलने वाले लोग रहे हैं और हम लोगों को एक कमरे में घर में ही बंद कर दिया, वैसे अकेले रहना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए घर से बाहर नहीं निकलोगे, एक कमरे में रहो, रह के देखिए तो क्वारंटीन का अंदाजा होगा। तो इस प्रकार की कई संवेदनाएं हमारे यहाँ दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही बनारसी चतुर्वेदी का नाम आपने सुना होगा, इनका की प्रथम आत्मकथा जिनके लिए कहा जाता है अर्थकथानक, जो ब्रजभाषा में लिखी गई थी, उन्होंने महामारी का विशद वर्णन किया है, जब खुद भी प्रभावित हुए थे, उसको हम देख सकते हैं। एक और चर्चा करूँ, संस्मरण एक लिखा है गर्दिश के दिन हरिशंकर परसाई ने, उसकी पंक्तियां देखिए कितनी बढ़िया है, और चर्चा मिलती है। बचपन की सबसे तीखी याद प्लेग की है, 1336 या 1937 होगा, मैं शायद 8वीं का छात्र था, कस्बे में प्लेग पड़ी थी, आबादी घर छोड़ जंगल में टपरे बनाकर रहने चली गई थी, हम नहीं गए थे, माँ सख्त बीमार थी, उन्हें लेकर जंगल नहीं जाया जा सकता था, भाई भाई करते हुए पूरे आसपास में हमारे घर की चहल पहल थी, काली रातें, इनमें हमारे घर जलने वालों, हमारे कंदील, मुझे इन कंदीलों से डर लगता था। कल घर में उनकी कंदील चल रहा था, कहते मुझे कंदीलों से, रोशनी से डर लगने लगा था। उतने तक बस्ती छोड़कर चले गए। रात के सन्नाटे में हमारी आवाजें हमें ही डराने लगती थी। रात को मरणासन माँ के सामने हम लोग आरती गाते थे। मित्रों, ये आरती गाने वाला प्रसंग की जब हमारी लौकिक सत्ता से हमारी आस्था जब उड़ जाती है, तो हम अलौकिकता की ओर उन्मुख होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये इस प्रकार से आप देखें कि बात करता हूं मैं, आते हैं कोविड-19 पर। निश्चित रूप से हमारे मन में ये भाव आ रहा होगा कि जब पुरानी हमारी पूरी परंपरा दिखाई पड़ रही है कि हम महामारी से जुड़े हुए हैं, तो वर्तमान में या इस कोविड-19 के दौर में साहित्य की स्थिति क्या है। मित्रों, एक बात तो है कि अभी हमारी संचालिका महोदय ने अच्छी बात कही थी कि अखबार तो झटपट लिख देता है, लेकिन जो साहित्य होता है वह आम साहित्यकार जो है वह पके फल का इंतजार कर रहा है। सच बताऊं तो अभी कोरोना काल की जो गंभीर रचनाएं हैं उनका भी आना बाकी है। बाकी जो झटपट और जो आंसू कविता वाली चीजें हैं वह हमारे सामने बिखरी पड़ी। लोगों ने कई बार चर्चा करी, ऐसा लग रहा है कि कोविड काल में जो है लोगों की संवेदना समाप्त हो गई है। मित्रों, बिल्कुल ध्यान रखिए, संवेदना कभी समाप्त नहीं होगी मनुष्य, जब मनुष्य जीवित रहेगा। और साहित्य में कोविड-19 के दौर में जो हमारी संवेदना का स्वर है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बदला क्या? बदला है केवल हमारा फॉर्म, हमारा प्रारूप, हमारे अभिव्यक्ति के तरीके, ये हमारे बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखें कि इस पीरियड के अंदर या इस काल विशेष के अंतर्गत आपने देखा होगा कि लाइन लगी हुई है कि मानसिक, आपने कविताओं की, पैरोडियों की, छड़िकाओं की, व्याख्यानों की, चुटकुलों की, है ना,
जीवन यापन पद्धति की, हास्य व्यंग्य, बोध कथा, मिथ की, लघु कथा, कार्टून आदि की बाढ़ आई हुई है। हम किताब से ज्यादा किस पर आश्रित हो रहे हैं? हम जो आश्रित हो गए हैं सोशल मीडिया पर आश्रित हो गए। हमने इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तलाश लिए और उन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों के, जो हमारा साहित्यकार है, वे संवेदना के साथ साथ लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को अवसाद का शिकार ना होने दे, सुरक्षा करता ही करता है। साथ ही साथ महामारी के कष्टों को नकारात्मकता ना आने पाए लोगों के लिए, इसका प्रसार भी कर रहा है। आप देखिए फॉर्म किस तरह बदला है। हमने देखा नीरजा माधव का उपन्यास आया है कोरोना, पढ़िएगा, 3 संस्करण आ चुके हैं इसी दौर में। इसी दौर का उपन्यास है नीरजा माधव का कोरोना, पढ़ के देखिएगा उसको। आप देखेंगे पुरानी पुस्तकें जो है वो पीडीएफ और ई बुक में वो पढ़ी जा रही है, यानी फॉर्म बदल गया। अब बाजार से खरीदने नहीं जा रहे हैं, लाइब्रेरी में ढूंढने नहीं जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम जो है ई सेवा जो हमारे पास है, ई बुक सेवा, उसे डाउनलोड कर रहे हैं। और देखें प्रकाशकों ने भी अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए श्रोताओं को नए प्लेटफॉर्म दे दिए। आप देखेंगे इंडिया टुडे ने, आज तक ने डिजिटल चैनल साहित्य तक ने शुरू किया है, जिन्होंने की कोरोना से संबंधित किताबों की श्रृंखला पूरी शुरू करी है। फेसबुक, यूट्यूब और तक ऐप पर जो है वह सब दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने जो है कोरोना पर आधारित किताबें हैं उनका लेखन प्रारंभ करा दिया। वेस्टलैंड, एका, हिंदी युगम और पेंडविन बुक्स की बिक्री पर जोर दे रहा है। वागिनी प्रकाशन ने, आपने देखा होगा, ऑनलाइन साहित्य महोत्सव 2020 प्रारंभ किया। राजकमल ने फेसबुक लाइव प्रारंभ किया है। आपने या आपसे पहले भी हमारे लोगों ने, कि जो हम आमने सामने देख नहीं पा रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक और आभासी जो वेबिनार्स आयोजित की हैं, एक नया प्लेटफॉर्म हमने प्रस्तुत किया है। यानी साहित्य की चर्चा समाप्त नहीं हो रही, साहित्य चल रहा है, रूप बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य से जुड़े लोगों ने कोरोना के जानलेवा संक्रमण और लॉकडाउन की बाध्यता से उपजी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनका तीव्र मंथन भी कर रहे हैं। और अगर हम ध्यान दें तो साहित्य और विशेषतः कविताओं में आप देखें कुछ एक विशेष प्रवृत्तियां मुझको दिखाई पड़ती हैं। मैं चर्चा उसकी करूंगा, संक्षेप में बात करूं, 5 मिनट में ले रहा हूं केवल आपके, कि कोरोना के प्रवृत्तियां क्या दिखाई पड़ रही हैं। कि कोरोना के कारण जो है, जो परिणाम है, कारण और परिणाम है, उनकी खूब चर्चा की गई है, गीतों में, पैरोडियों में, वार्ताओं में आदि में। कोरोना से बचने के उपायों की चर्चा की गई है। कोरोना से भय दूर करने के प्रयास करने का उपक्रम किया गया है। आम लोगों का दर्द, विशेष रूप से जो श्रमिक वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, जो पलायन करके आए हैं, उनका दर्द उभारने की कोशिश की गई है। मुझे याद आ रही है, मेरे मित्र हैं गुणशेखर जी, उनका एक दोहा देख लीजिए, शायद आपको आभास हो जाए इस चीज का। नागिन सड़कों ने डसा, मीलों मिली न छाओ, छालों से लबरेज हैं नन्हे नन्हे पांव, आते हैं आकुल भूख से सिर दुनियावी भार, और बचपन की बदरी झरे अविरल आंसू धार। ये देखिए, ये पीड़ा लोगों के उभारने का प्रयास किया गया है, पलायन की पीड़ा उभर कर आई है। सरकार के प्रति एक और क्षोभ है, तो सरकार के प्रति एक उसकी व्यवस्थाएं भी बताई गई हैं उसकी। और ये मैडम ने पहले, सबसे पहले जो वक्तव्य कह रही थी कि सत्ता का प्रचार साहित्य करता है, मेरा थोड़ा इससे अलग है। मेरा साहित्य और सत्ता का प्रचार, साहित्य सत्ता का प्रचार कम करता है, सामंजस्य में ढालने का प्रयत्न करता है, सामंजस्य नहीं बैठता है, सत्ता के विरोध में आने वाला पहला साहित्य ही होता है। ये हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि इन साहित्य ने जो है हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत की है। जैसे देखिए, साहित्य का मार्केटिंग का पूरा रूप बदल गया है। सरकारी विज्ञापन जब बंद हो गए हैं तो लघु पत्रिकाओं पर आर्थिक संकट आ गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से प्रकाशन उद्योगों से जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, प्रिंटिंग प्रेस आदि हैं, इन पर जो है बेरोजगारी प्रभावित हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो व्याख्यान दे रहे हैं, हम लोग आप दे रहे हैं ना, इधर पायरेसी का खतरा बहुत बढ़ गया है। हमारा ये व्याख्यान चुरा के दूसरे दिन बोल देंगे आप लोग, चलेगा काम। मैं कोई दावा नहीं करूंगा इस चीज का, लेकिन ये चीजें हो जाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साहित्य प्लेट बढ़ने से जो लोग साहित्यिक आजीविका पर निर्भर थे, यानी कि जो लोग केवल किताबें लिखकर या कविता पाठ करके सम्मेलनों में जाकर ही केवल जीविका, जो परमानेंट जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनकी आजीविका संकट आ गया है। हालांकि थोड़ा थोड़ा सुनने में आने लगा है कि अब आप बोलने के भी पैसे मिलने लग गए।
कि अगर सेमिनार में आप बुलाए जा रहे हैं तो आपको मानदेय दिया जाएगा, कविता पाठ के लिए बुलाए जा रहे हैं तो मानदेय दिया जाएगा। इससे चीज सुनने में हो सकता है शायद, लेकिन अभी समय लगेगा इसके लिए। और फिर देखें आपके एक साइड का जो दौर है, दूसरा प्लेटफॉर्म है जो फिल्में आप देख रहे हैं। आप देखें फिल्मों ने रिलीजिंग जो है वो बंद हो गई। एक OTT प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गया। अभी आपने कल ही परसों जो 3 दिन तक रिलीज हुई है सुशांत सिंह की दिल बेचारा, आप देखें OTT पर रिलीज हुई है। इससे पहले शकुंतला जो है OTT पर आई थी। उससे पहले अमिताभ बच्चन की पिक्चर जो है बुलावे सिताबो जो है OTT पर रिलीज हुई। आप देखिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जो ग्लैमर से भरा कलाकार जो है ना, वो काम ना मिलने से परेशान हो गया। और जो प्रोड्यूसर वगैरह जो अपने पैसा लगाए हुए है ना, वह सब पूरा जो है बड़े अत्यंत दुखी है। तो मित्रों, समस्या ये है कि इस संकट के दौर में ये हमारा साहित्य मूक तो नहीं है, लेकिन निरंतर कार्य कर रहा है। मैं एक बार और मैं कहूंगा कि आप देखें कि हमारा साहित्यकार किस तरह से काम करता है। मेरे एक मित्र हैं सतीश जी, जो कि गुना में है, और उन्होंने जो है एक कविता लिखी थी समाज पर किस प्रकार से आज जो समाज की स्थिति बदल रही है। ये एक छंद देखिए उस पर। एक बार जो छीक बही सब औषधि लेने बाजार को धावत, और मित्र पड़ोसों दिखत हैं मग दूर ही ते चले आंख चुरावत। पहले जो हम हाय हाय बाय बाय मिलने के लिए करा करते, तब स्थिति बदल गई है कि मित्र पड़ोसों दिखत हैं मग दूर ही ते चले आंख चुरावत, और मौत के आंख सुने इतने इन आंखन हूं अब आंसू न आवत। ऐसो करो बजमार कोरोना ने को न को आवत जावत। आ जा नहीं रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल जिंदाबाद हमारा। और मैं आखिर में केवल यही कहूंगा कि साहित्यकार अपने कर्मों के प्रति सजग है। और जिस प्रकार ने कहा कि हे प्रभु, हम आपसे अपने बचने की कामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पर इतना स्नान करो कि हम संघर्ष कर सकें, हम निर्माण कर सकें। तो मित्रों, इसी आशा के साथ मैं पूरे इस शासकीय महाविद्यालय के परिवार को इससे अच्छे आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आपका कुछ समय मैंने ज्यादा चुरा लिया, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। मित्र धर्मेंद्र पारे, डॉक्टर शीला ठाकुर जी जो जाकर संपर्क में रहे हैं, उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं।